हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। हाँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? देखिए, कंपाउंड टेस्ट खत्म करने के लिए मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगा दी है इस सैटरडे को, जिससे कि हम मंडे से इंस्टॉलमेंट शुरू कर पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो 10-11 सवाल ही हैं, इनको निपटा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, ए पर्सन डिपॉजिट ए सर्टेन मनी एट स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर इज 13,020। थर्ड ईयर का जो कंपाउंड टेस्ट है 13,020 है। फाइंड व्हाट मनी डिपॉजिट ईच ईयर। क्या आप ये सवाल समझ पाए? बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, ऐसा सवाल दोस्तों मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी करवाया था, याद है? बस वहां सिंपल इंटरेस्ट था, यहां कंपाउंड टेस्ट है। अब होता क्या है इस सवाल में कि एक आदमी जो है बेचारा बहुत गरीब है, वो हर वर्ष के शुरुआत में बैंक में कुछ पैसा जमा करता है। जैसे ही साल शुरू होता है वो बैंक में जाके कुछ पैसा जमा कर देता है। जो बैंक उसको ब्याज दे रहा है वो 12.5% पर एनम दे रहा है। 12.5% मतलब 1/8 बैंक उसको ब्याज दे रहा है, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज बैंक उसको दे रहा है। अगर थर्ड ईयर के एंड में, तीसरे साल के एंड में मेरे प्यारे भाई, अगर कंपाउंड यदि तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, यदि थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तीसरे वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 13,020 रुपए का है, तो आपसे पूछा, बताओ उसने कितना पैसा हर महीने, हर साल जो है जमा कराया है। करो, बहुत ही बेसिक सवाल है। कौन करेगा जी इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए, तो देखिए, समझने की कोशिश करनी है। एक आदमी जो हर साल की शुरुआत में बैंक में पैसा जमा करता है, ब्याज की जो दर है 12.5% पर एनम है। अगर थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है 13,020 रुपए है, तो उसने बैंक में कितना पैसा जमा करा है? तो हम यहां पे कहानी की बात कर रहे हैं थर्ड ईयर की, तो भाई 3 सालों की कहानी चाहिए, तो यहां बटे 8 आ रहा है। तो भाई मैंने मान लिया 8 का क्यूब 512। मेरे प्यारे भाई, वो हर साल जो है बैंक में 512 रुपए जमा कराता है। ध्यान सुनिएगा भाई, मैंने ये मान लिया कि हर साल वो बैंक में कितना पैसा जमा करा रहा है, 512 रुपए जमा करा रहा है, 512। ठीक है भाई, 512। तो देखिए, पहले साल की शुरुआत में भी उसने 512 जमा करा दिया, दूसरे साल की शुरुआत में भी उसने 512 जमा करा दिया, और तीसरे साल की शुरुआत में भी उसने 512 जमा करा दिया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छे समझ में आ रही है, इसमें कोई परेशानी, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अच्छा, थर्ड ईयर का ब्याज मेरे दोस्तों 1/8। अब लॉजिकली थोड़ा समझने की कोशिश करना भाई। वो मैंने मान लिया कि वो हर साल जो है बैंक में 512 जमा कराता है, तो फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज उसको मिलेगा, सेकेंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, और थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? जरा मुझे बताइए, इसका ट्री क्या होगा? अब थोड़ी बुद्धि लगाओ। पहले साल की शुरुआत हो गई भाई, सपोज इसने 512 जमा कराया है पहले साल की शुरुआत में, तो फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? 512 का 1/8 64। 512 का 1/8 64। ब्याज की दर कितनी? 1/8। अब आ गया सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में मेरे दोस्तों क्या करा है उसने? 512 तो था ही, 512 तो था ही, 512 उसने और जमा करा दिया। तो अब जो ब्याज मिलेगा वो इस पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप बोलोगे जी सर। तो 512 का 1/8 64, इस 512 का 1/8 64, तो सेकेंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? 2 गुणा 64। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और जो ब्याज कमाया पिछले साल, उस ब्याज पर भी ब्याज लेगा। अब 64 है, 64 का 1/8 8, तो सेकेंड ईयर में इतना ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थर्ड ईयर में कितना ब्याज बनेगा भाई? फर्स्ट ईयर की शुरुआत में 512 जमा कर दिया, सेकेंड ईयर की शुरुआत में 512 जमा कर दिया,
थर्ड ईयर की शुरुआत में भी 512 जमा कर दिया, यानी कि थर्ड ईयर की शुरुआत में इतना पैसा डिपॉजिट कर दिया, तो इस पे ब्याज मिलेगा, इसका 1/8 ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे हां जी सर, इसका 1/8 ब्याज मिलेगा। तो 512 का 1/8 64, 512 का 1/8 64, 512 का 1/8 64, तो कितना हो जाएगा? 3 into 64 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। अब जो ब्याज पिछले सालों में कमाया है उस ब्याज पर भी ब्याज लेगा, है भाई। अब देखिए, इस 64 का 1/8, इस 2 गुणा 64 का 1/8, तो इन दोनों का सम क्या है? 3 गुणा 64 का 1/8 कितना आएगा भाई? इन दोनों के सम का 1/8 करोगे तो 24 आएगा। 24 आप बोलोगे जी सर, और इस 8 का 1/8 यानी कि 1, तो थर्ड ईयर में इतना ब्याज होगा। आप बोलोगे जी सर इसमें बिल्कुल तकलीफ नहीं है। मंकेश कह रहे पीएचडी लेवल तक पढ़ाइए। मंकेश कौन सी पीएचडी? ये कंपाउंड टेस्ट में कोई पीएचडी नहीं होती और आपको नौकरी लेनी है, ठीक है ना। पता पीएचडी कितनी उम्र तक होती है? 38 साल तक उम्र तक लोग पीएचडी करते हैं। है तुम्हारे में हिम्मत? है बुढ़े हो जाते हैं पीएचडी करते करते। चलिए, सवाल सभी को समझ में आया? आपको ट्री बनाना आना चाहिए। जब तक ट्री बनाना नहीं आएगा सवाल सॉल्व नहीं होगा। भाई यहां पे हमको 3 साल की कहानी चाहिए, तो हमने 1/8 मान लिया, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 8 का क्यूब कितना हो गया? 512 हो गया ना। तो मैंने मान लिया कि हर साल के एंड में वो 512 जमा करता है, तो पहले साल की शुरुआत में 512 जमा कर दे तो 512 का 1/8 64 मिलेगा। सेकेंड ईयर में फिर 512 जमा कर दिया, तो 512 पहले से तो था, ये 512 और हो गया, तो 512 का दुगना हो गया, तो ब्याज भी 64 का दुगना मिलेगा, और इस 64 का 1/8 8। थर्ड ईयर में फिर सेकंड ईयर के एंड में फिर 512 जमा कर दिया, तो 512 का 3 गुना हो गया, तो ब्याज भी अब 3 गुना मिलेगा, 64 का 3 गुना। अब देखिए इस पे, अब इस धनराशि का 1/8 करेंगे 24, 8 का 1/8 करेंगे 1, तो थर्ड ईयर में टोटल ये ब्याज मिला। कितना है मेरे दोस्तों? जवाब दीजिए। है भाई 64 थी 192 और 25, 192 और 25, तो 5 2 7 19 2 21, 217, तो 217 आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है। और 217 की वैल्यू थर्ड ईयर का ब्याज कितना दे रखा है? 13,020 रुपए दे रखा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कितने गुना? तो हर कोई कह सकता है कि पूरा पूरा 60 टाइम्स है, 60 गुना है पूरा पूरा। थर्ड ईयर का ब्याज कितना जोड़ लेंगे, तो हर साल में कितना पैसा जमा कर रहा है मेरे प्यारे भाई बैंक में? तो हर साल बैंक में 512 जमा कर रहा है, तो 512 की वैल्यू पूछे तो ये भी 60 गुना हो जाएगी, तो 30,720 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हर साल जो है वो 30,720 रुपए डी ऑप्शन जो है वो बैंक में जमा कर रहा है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कोमल 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 है। मुझे ट्री बनाना था, 3 साल तक की कहानी चाहिए थी, तो हमने 8 का क्यूब 512 मान लिया। मैंने सिखाया है कि जितने साल तक आपको जाना होता है डिनोमिनेटर की उतनी पावर मान लेते, कैलकुलेशन आसान होती है। आगे चलेंगे, अगला सवाल एक खतरनाक ट्री वाले सवाल है, 2-3 सवाल और कराऊंगा। ये देखो, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज 12 रुपए एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 80 रुपए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर if rate of interest ratio for 3 years is 2:3:4। देखिए बहुत ही भयंकर सवाल है, एक खतरनाक सवाल है, ठीक है। जिस बच्चे ने ट्री ढंग से नहीं पढ़ा उसके कुछ भी सड़ी बुद्धि में नहीं जाएगा। देखिए कहानी अब मुझे लिखनी है, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है। फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ठीक है। ये होता है जी आपका प्रिंसिपल पी, मूलधन। सवाल क्या है? सवाल ये है डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर इज 12 रुपए। सेकंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 12 है, तो 12 रुपए यहां आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 80 रुपए। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपए है, तो आपसे पूछा है 3 इयर्स का इफ रेट ऑफ थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रेशियो तीनों सालों में ये है, हाँ बेंच लेवल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है तीनों सालों का ये। देखिए ट्री बहुत आसान होता है जब रेट और इंटरेस्ट बराबर बराबर हो हर साल, या रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल अलग अलग है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो अलग अलग दे रखा है, 2:3:4। एक्चुअली होता क्या है, फर्स्ट ईयर में जो ब्याज मिलता है, फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिलता है प्रिंसिपल का, ये
फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो ये जो है मेरे दोस्तों 80 किस पे ब्याज मिला होगा, फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल पे मिला होगा, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर। अब मेरे दोस्तों 12 क्या है, ये 12 ब्याज आपको सेकंड ईयर में मिला, ये 80 रुपए पर आपको 12 रुपए ब्याज मिला होगा कि नहीं मिला होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही मिला होगा। ये 80 रुपए पर आपको 12 रुपए ब्याज मिला है कि नहीं मिला है, 80 रुपए पर 12 रुपए ब्याज मिला है। आप बोलोगे जी सर यानी कि कितना परसेंट, 15%, यानी कि सेकेंड ईयर का जो ब्याज है मेरे प्यारे भाई 15% है। सेकेंड ईयर का जो ब्याज है मेरे दोस्तों 15% है। सेकेंड ईयर का ब्याज 15% है, 3 की वैल्यू 15%, तो 2 की वैल्यू 10% और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20%। आप बोलोगे जी सर। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जो ब्याज है 10%, 15% और 20% है। ये 80 रुपए पर 12 रुपए ब्याज मिला होगा ना सेकेंड ईयर में, कितना परसेंट है 15%। सेकेंड ईयर में ब्याज 3 यूनिट है, तो 3 की वैल्यू 15% है, 2 की 10% है। देखिए यहां जो हम चीजें लिखते हैं मेरे प्यारे भाई वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट के। रेट जिस रेशियो में चेंज करोगे सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में चेंज होगा, ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 80 है, 2 की वैल्यू 80 है मेरे प्यारे भाई, तो 3 की वैल्यू 120 होगी, 4 की वैल्यू 160 होगी, यानी कि सेकेंड ईयर में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा 120। थर्ड ईयर में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा 160। आप बोलोगे जी सर भाई तीनों साल में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो ये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो 2:3:4 है। फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट 80 है, तो सेकंड ईयर में 120 होगा 40 गुना, थर्ड ईयर में 160 होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होगा। ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी, प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको थर्ड ईयर का ब्याज निकालना है, तो मुझे थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट तो पता चलेगा, लेकिन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ब्याज पर भी ब्याज निकालना है, ब्याज पर भी ब्याज। थर्ड ईयर में कितना ब्याज है, थर्ड ईयर में ब्याज जो है 20% है, तो पिछले साल जो ब्याज कमाया उस ब्याज पर भी ब्याज लेंगे 20%। 80 और 120 कितना होता है 200, तो 200 का 20% कितना होता है 40। 40 आ गया। ये 12 का 20% कितना होता है 2.4। तो थर्ड ईयर का टोटल ब्याज कितना हो गया, ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया 202.4 रुपए। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही आसान सी बात थी। ठीक है जी, शानदार सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट। रेट अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको फर्स्ट ईयर में 10% ब्याज लेना है, सेकंड ईयर में 15% लेना है और थर्ड ईयर में 20% लेना है, बस यही फर्क होगा और कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है जी, एक और चलो सवाल कर लेते इस टाइप का। 82 नंबर, ये बताइएगा, अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों, जल्दी करो, इजी है ना क्वेश्चन। If the ratio of the second year's compound interest with the first year compound interest is 8:27 and the ratio of rate of 3 years is 1:3:6, सवाल में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो 1:3:6 है बच्चे, है ना। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो, तीनों साल के ब्याज का रेशियो 1:3:6। What will be the ratio between the second years and third year compound interest? तो दूसरे साल के और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। देखिए, ये है फर्स्ट ईयर का ब्याज स्टूडेंट, ये है सेकेंड ईयर का ब्याज स्टूडेंट, ये है थर्ड ईयर का ब्याज स्टूडेंट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में बराबर होता है। सवाल में दिया हुआ है इफ द रेशियो ऑफ द सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट विद द फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इज 8:27। पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो 8:27 है ना। यहां थोड़ा आगे पीछे हो गया पर कोई दिक्कत नहीं है। पहले साल का ब्याज कितना है मेरे दोस्तों 8, पहले साल का ब्याज कितना है 8 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट ही मिलेगा ना 8।
आप बताओ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो ये 1:3:6 है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, कंपाउंड टेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट तो इंक्लूड होता ही होता है। कंपाउंड टेस्ट का मतलब क्या होता है, बस सिंपल इंटरेस्ट तो होगा ही होगा, लेकिन जो पिछले सालों में ब्याज मिला उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट के। अगर पहले साल ब्याज 8 है, एक की वैल्यू 8 है, तो दूसरे साल 24 होगा, तीसरे साल 48 होगा। पहले साल अगर सिंपल इंटरेस्ट 8 है, तो दूसरे साल 24 होगा, तीसरे साल जो है 48 होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये सिंपल इंटरेस्ट है। नाउ सवाल में दे रखा है कि फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट से 8 है, तो सेकंड ईयर का 27 है। बच्चे सेकंड ईयर का 27 है स्टूडेंट्स, तो सेकंड ईयर का 27 होना चाहिए, 24 हो गया ये, तो ये कितना होगा, 3 होगा कि नहीं, 3 होगा, 24 और 3 27 हो गया। आप बोलोगे जी सर। तो मेरे प्यारे भाई सेकंड ईयर में कितना ब्याज है, क्या आप सेकंड ईयर का ब्याज नहीं निकाल सकते? सेकंड ईयर में 8 रुपए पर 3 रुपए आपको ब्याज मिला है, यानी कि सेकंड ईयर का जो ब्याज है वो 3/8 है, 3/8 37.5%। सेकंड ईयर का जो ब्याज है मेरे प्यारे वो कितना है, 3/8 है, 37.5%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 3 की वैल्यू जो है 3/8 है। आप बोलोगे जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड ईयर का जो ब्याज है वो कितना है, 3/8 है। अगर 3 की वैल्यू 3/8 है, तो 6 की वैल्यू कितनी है, 6/8। 6/8 का मतलब कितना होता है, 3/4। तो थर्ड ईयर का जो ब्याज है 3/4 यानी कि 75% है। अगर सेकेंड ईयर का ब्याज 3/8 है, 3 की वैल्यू 3, 8 रुपए पर 3 रुपए ब्याज मिला है ना, 3/8 37.5%। 3 किलो 3/8 है, तो 6 किलो 6/8 है, यानी कि 3/4 75%। तो सेकंड ईयर का ब्याज 37.5% है, थर्ड ईयर का ब्याज 3/4 75% है। तो मेरे प्यारे भाई थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। इसका मतलब इस पर कितना ब्याज लोगे आप, इस पर कितना ब्याज लोगे, 3/4। इसका 3/4 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 24 8 32 है, 32 का 3/4 कितना होता है, 24। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी सर। ये 3 है, इसका भी 3/4 ब्याज लोगे तो कितना आएगा, 9/4। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल करेक्ट। ये हो गया थर्ड ईयर का ब्याज। तो आपसे पूछा है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के ब्याज का रेशियो। सेकंड ईयर का ब्याज तो 24 और 3 27 है। थर्ड ईयर का ब्याज कितना है प्यारे भाई, थर्ड ईयर का ब्याज है 48 + 24 72। थर्ड ईयर का ब्याज जब इस सबको ऐड करेंगे कितना आएगा, 48 + 24 72, 72 + 9/4, तो कितना आ जाएगा, 288। 288 और 9, जब 288 में आप 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 297। 297/4। आप बोलोगे जी सर ये थर्ड ईयर का ब्याज हो गया। भाई सेकंड ईयर का ब्याज है अभी, और ये थर्ड ईयर का ब्याज है, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, टोटल ऐड कर देंगे। आपसे क्या पूछा है, आपसे इसका रेशियो पूछा है, तो जस्ट रेशियो लेंगे मेरे पैर में। 27 से कट रहा है, देखो 11 बार एकदम, 4 उधर चला जाएगा, 4 रेशियो 11। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के कंपाउंड टेस्ट का जो रेशियो होगा वो 4 रेशियो 11 होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। हाँ यह ना गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा ना, मैं ठीक करवा दूंगा। ये जो है यहां पे सेकंड नहीं, यहां फर्स्ट कर दीजिएगा, फर्स्ट, और ये सेकंड करिएगा, ठीक है ना। अब ठीक है, वो थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? ठीक है दोस्तों, तो एक ट्री है, जिस बच्चे ने ट्री अच्छे से पढ़ा है बस वो बिल्कुल सरलता से बना लेगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। रिपीट करके देखो आप लोग, रिवीजन तो बिल्कुल करते नहीं है। 83 नंबर इसको सबसे लास्ट में कराऊंगा, आप रोज आओगे। आगे करेंगे 84 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। 84 बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल ये है, एज अमाउंट इज 41/400 टाइम्स मोर देन बीज अमाउंट। ए का जो अमाउंट है बी से 41/400 टाइम्स ज्यादा है। मतलब समझे इस बात का, भाई ये ए है और दोस्तों ये बी है। सवाल में दे रखा है ए की जो धनराशि है बी से 41/400 गुना अधिक है। यानी कि मेरे दोस्तों अगर बी के पास 400 रुपए है ना, अगर बी के पास 400 रुपए हैं तो ए के पास 41 ज्यादा है, यानी कि 441 रुपए हैं। यह कहने का मतलब है।
अगर बी के पास 400 है तो ए के पास 441 रुपए। अब ध्यान से सुनेगा, बी स्पेंड्स हिज अमाउंट एट 9% पर एनम फॉर 2 years। बी जो है अपनी धनराशि खर्च करता है 9% पर एनम के हिसाब से 2 साल तक। एट वॉट रेट शुड ए स्पेंड हिज अमाउंट, ए को अपनी धनराशि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, किस दर से खर्च करनी चाहिए कि 2 साल बाद उनके अमाउंट बराबर हो जाए, उनकी धनराशि बराबर हो जाए। बहुत ही बढ़िया सवाल है। परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर सबका मिक्स क्वेश्चन है। ए के पास 441 रुपए, बी के पास 400 रुपए। अब होता क्या है, लॉजिकली समझने की कोशिश करेगा। बी हर साल 9% पर एनम के हिसाब से खर्च करता है। मतलब कि अगर अभी 400 है तो 9% खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, 9% खर्च करने के बाद 91% बचेगा, 91%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि 0.91। 1 साल बाद इतना बचेगा तो 2 साल बाद कितना होगा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगर 9% खर्च कर रहा है तो बच कितना रहा है, 91% बच रहा है, यानी कि 0.91। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो ए को किस दर से खर्च करना चाहिए, तो सपोज ए का मल्टीप्लाइंग फैक्टर के है। ए का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दोस्तों के है, क्या है के। तो 2 साल बाद क्या हो जाएगा, ए की धनराशि ये हो जाएगी भाई, 1 साल के लिए पावर 1, 2 साल के लिए पावर 2 से गुणा करेंगे, 3 साल के लिए पावर 3 से गुणा करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की। आप बोलोगे जी सर, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे। 441 का अंडर रूट 21, के स्क्वायर का के, 400 का अंडर रूट 20 आ जाएगा, 0.91 का मेरे दोस्तों आ जाएगा, 0.91 स्क्वायर का 0.91। तो के का मान जो आएगा वो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई, अभी 3 से चला जाएगा, 7 से, 7 तिया 21 और मेरे दोस्तों 7 से चला जाएगा 0.13 बार, ठीक है, और तो जाएगा नहीं। तो 2.6 अपॉन 3 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि दोस्तों 26/30 या फिर 13/15, 13/15 आ गया। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। ए का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 13/15 आया है। ए का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आया है, 13/15। आप बोलोगे जी सर, यानी कि ए का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 13/15 है, तो हर साल कितना खर्च कर रहा है, हर साल कितना खर्च कर रहा है, अभी 2/15 खर्च कर रहा है कि नहीं। आप बोलोगे जी सर, हर साल किस रेट से खर्च कर रहा है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर 13/15, इसको 1 में से घटाएंगे तो हर साल खर्च कितना कर रहा है, 2/15। और परसेंटेज में कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन। 1/15 कितना होता है, 1/15 होता है 6:2/3%। इसका दुगना कितना होता है, 13 सही 1/3%। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है, शानदार क्वेश्चन है, मुझे लगता है सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा जल्दी से, 85 नंबर। एकदम बेहतरीन बेहतरीन मजेदार मजेदार सवाल हैं, मिसलिनियस क्वेश्चन है अभी सारे। सवाल है, ए सर्टेन सम वाज डिपॉजिट इन ए बैंक फॉर 2 years एट ए रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली फ्रॉम द अमाउंट अर्नड ₹6160 is paid after 2 years and the remaining amount is left for the 3rd year for the same rate. The compound interest for the 3rd year is 8/21 times of the first 2 year. What was the sum deposit in the bank initially? ये सवाल आपसे पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कौन करेगा। सवाल में दे रखा है कि कोई धनराशि बैंक में जमा की गई है 2 साल के लिए, जिसपे 10% का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है एनुअली। जो अमाउंट आपने अर्न किया उसमें 2 साल के बाद आपने 6150 रुपए पे कर दिए, पेड कर दिए, ठीक है, 2 साल के बाद, और रिमेनिंग अमाउंट को आपने वापस बैंक में डाल दिया 3rd ईयर के लिए सेम रेट से। तो 3rd ईयर का जो रेट कंपाउंड इंटरेस्ट है वो पहले 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का 8/21 है। तो आपसे पूछा, बताओ बैंक में इनिशियली कितना पैसा जमा किया था। तो बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर 10% है, 10% मतलब 1/10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 11/10। तो एक बात का आप मुझे जवाब दीजिए कि अगर आप बैंक में 100 रुपए जमा करेंगे
100 रुपए अगर आप बैंक में जमा करेंगे मेरे प्यार भी, तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। अगर आप बैंक में 100 जमा करेंगे तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 10 स्क्वायर रेशियो 11 स्क्वायर। तो आपको 2 साल में ब्याज मिलेगा कितना? आपको 2 साल में कितना ब्याज मिला? 21 यूनिट ब्याज मिला। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 21 यूनिट आपको 2 साल में ब्याज मिला। अब ध्यान सुनेगा, आपने बैंक में 100 जमा करा था, 2 साल बाद 121 हो गया। इस 121 यूनिट में से 121 यूनिट में से आपने 6150 रुपीस मेरे दोस्तों पे कर दिए, निकाल लिए। आप बोलोगे जी सर, तो यानी कि अब बैंक में केवल इतना पैसा बचा। अब बैंक में केवल इतना पैसा बचा, ये पैसा बैंक में है और इस पैसे पर आपको मेरे दोस्तों कितना ब्याज मिला है? सेम रेट से। सेम रेट से इस पैसे पर आपको 10% ब्याज मिलेगा। तो थर्ड ईयर में आपको इतना ब्याज मिलेगा कि नहीं? थर्ड ईयर में आपको इतना ब्याज मिलेगा। थर्ड ईयर में आपको इतना ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, थर्ड ईयर में इतना ब्याज मिलेगा। सवाल में जो बोला है कि थर्ड ईयर का जो ब्याज है वो पहले 2 साल में जो ब्याज मिला उसका 8/21 है। पहले 2 सालों में ब्याज मिला कितना है? 21 ब्याज मिला है। 21 यूनिट ब्याज मिला पहले 2 सालों में। इसका 8/21 यूनिट कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 8। यानी कि थर्ड ईयर का जो ब्याज है वो 8 यूनिट के बराबर है। दिस शुड बी इक्वल। इसको हमने इक्वल कर दिया। समझ में एक लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, फिर से समझने की कोशिश करिएगा कि भाई आपने एक सवाल पढ़ो, सॉल्यूशन मत देखो, क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। एक आदमी ने बैंक में पैसा जमा करा 2 साल के लिए 10% के हिसाब से, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10, मतलब 100 जमा करोगे तो 2 साल बाद 121 हो जाएगा। यानी कि ब्याज कितना मिलेगा? 21 यूनिट ब्याज मिलेगा। अब जो भी अमाउंट आपने अर्न किया, कितना अमाउंट अर्न किया आपने? 121 हो गया। उसमें से आपने 6150 रुपये पे कर दिया, निकाल लिया। और जो बचा अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट है, आपने उसको थर्ड ईयर के लिए इन्वेस्ट कर दिया सेम रेट से। थर्ड ईयर में यानी कितना अमाउंट आपने थर्ड ईयर के लिए छोड़ दिया जिसपे आपको 10% ब्याज मिलेगा। तो थर्ड ईयर का ब्याज है। और थर्ड ईयर का जो ब्याज है मेरे दोस्तों वो क्या है? वो फर्स्ट 2 साल के ब्याज का 8/21 है। तो 21 का 8/21 कितना होता है? 8। यानी कि थर्ड ईयर का ब्याज 8 है। गौतम 100 अपने से लेना नहीं है बेटा, ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 है। 2 साल का क्या होगा? 10 स्क्वायर रेशियो 11 स्क्वायर, 100 रेशियो 121। यानी कि 100 अगर जमा करोगे तो 121 2 साल बाद अमाउंट हो जाएगा। ये मतलब है, रेट से पता चला है हमें। तो अब आप यहां से सॉल्व कर लेंगे। 121 का 10% कितना हो जाएगा? 12.1 यूनिट, माइनस 6150 का 10% 615 रुपए, बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों? 8 के। अब ये इधर आ जाएगा तो कितना आएगा? 12.1 में से 8 घटाएंगे 4.1, 4.1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 615 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो कितना है? 0, 41 1 जा 41, 20 बचेगा, 15 बार जाएगा। तो एक की वैल्यू 150 रुपए आ गई। एक की वैल्यू 150 आ गई तो आपसे पूछा है बैंक में इनिशियली कितना जमा किया है। तो बैंक में इनिशियली 100 जमा किया है। कितना जमा किया? 100। तो 100 की वैल्यू पूछी है, तो 100 गुणा 150 यानी कि 15,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। 15,000 रुपीज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताइएगा जल्दी से, कौन करेगा? अगला सवाल, क्यों नहीं आएगा सुमित? ये देखिए सारे सवाल एग्जाम के पूछे हुए हैं, 86 87 88 तीनों जो अब करवाऊंगा। सवाल में था ही क्या, बस लैंग्वेज ही तो बड़ी थी। ए मैन बोरोड ए सर्टेन सम, प्री के पेपर का सवाल है। ए मैन बोरोड ए सर्टेन सम एंड एग्रीज टू रिपे इट बाय पेइंग ₹4,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर and ₹7,700 at the end of second year. If the rate of compound interest compounded annually is 10% per annum, then find the sum.
सवाल 2019 के प्री का है, वन ऑफ द बेस्ट क्लासिकल क्वेश्चन है किसी में हिम्मत है सवाल करने की? यस पवन। सवाल यह है कि एक आदमी ने कुछ पैसा उधार लिया और उसने ये एग्री टू रिपेट बाय पेइंग, और उसने जो है ये पैसा चुकाया पहले साल के एंड में 4,000 रुपए जमा करके, एंड 7,700 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में 7,700 रुपीज जमा करके। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है तो आपसे पूछा है बताओ सम कितना होगा, धनराशि क्या होगी। बहुत ही बढ़िया सवाल है, थोड़ी बुद्धि लगानी है। देखिए ये सवाल होगा रिवर्स मेथड से सॉल्व, रिवर्स मेथड से। भाई जैसे ब्याज की दर अगर 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। समझने की कोशिश करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब सक्सेसिव चलता है, यानी कि अगर किसी आदमी ने, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी आदमी ने 10 रुपए उधार लिए 10, अगर किसी आदमी ने 10 उधार लिए हैं 10, तो एक साल बाद कितना हो जाएगा? एक साल बाद 11 यूनिट हो जाएगा। अगर किसी आदमी ने 10 यूनिट उधार लिया है तो एक साल बाद 11 यूनिट हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और इस 11 यूनिट में से आदमी ने क्या करा? एक साल के बाद 4,000 रुपए चुका दिया। एक साल के बाद इस 11 यूनिट में से 10 उधार लिया था, 10 यूनिट उधार लिया, एक साल बाद 11 हो गया। अब 11 यूनिट में से उसने 4,000 यूनिट चुका दिया। अब इतना पैसा बचा, इस पर ही ब्याज देना पड़ेगा अब उसे, है भाई। अब मेरे दोस्तों सेकेंड ईयर में फिर से 10% ब्याज लगेगा, सेकेंड ईयर में फिर से 10% ब्याज लगेगा, यानी कि अगर 10 है तो वापस कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। भाई ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है। और सेकेंड ईयर के एंड में उसने कितना पैसा पे करा? 7,700 रुपीज पे करके अपना कर्जा उतार लिया। सेकेंड ईयर के एंड में उसने कितना पे करा है? 7,700 रुपीज पे करके अपना कर्जा चुका लिया। तो 11 की वैल्यू 7,700 है, तो 10 की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों? 7,000 है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल है। आप बताओ मुझे, 10 उधार लिया था जिसमें से उसने 10 उधार लिया था, 11 बन गए एक साल के बाद, फिर उसने 4,000 चुका दिया। 4,000 चुकाने के बाद भी उसका कर्जा 7,000 है, और इस 7,000 पे 10% ब्याज दिया होगा, तभी तो 7,700 चुकाना पड़ा है लास्ट में। यानी कि 4,000 चुकाने के बाद भी उसका कर्जा 7,000 है। तो यहां कितना कर्जा होगा? 11,000। 7,000 प्लस 4,000 11,000 होगा। 11,000 में से 4,000 चुकाओगे तभी तो 7,000 बचेगा। तो 11 की वैल्यू 11,000 है, 10 की वैल्यू 10,000 है। यानी कि मेरे दोस्तों उसने जो कर्जा उधार लिया है वो कितना है? 10,000 रुपीज है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल बेसिक सवाल है, बस रिवर्स प्रोसेस है, चेन मेथड है। ये परसेंटेज में सिखाया ना मैंने आपको, चेन मेथड। ठीक है ना। एक और सवाल करेंगे ऐसा ही, ये बताइएगा क्वेश्चन आप लोग। अभी 87 नंबर जी करो। विकास कह रहे सर आपके जैसा स्पेक्टिकल्स लेना है, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्क्रीन लाइट कितना में आ जाएगा? विकास पता नहीं भाई, मैं अपना कोई भी सामान खुद नहीं खरीदता हूं, सब घर वाले ले आते हैं, वाइफ ले आती हैं, भैया ले आता है। चलिए सब गिफ्ट है। 87 नंबर ये बताइएगा, ए पर्सन बोरोज सम मनी एट 10% पर एनम। ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अच्छा और वसी, वेरी गुड। ए पर्सन बोरोज सम मनी एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। ठीक है ना। एक आदमी ने 3 साल के लिए पैसा उधार लिया 10% पर एनम के हिसाब से, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, एनुअली कंपाउंड हो रहा है। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर के एंड में उसने 8,470 रुपए डिपॉजिट कर दिया सेकेंड ईयर के एंड में। एंड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के एंड में मेरे प्यारे भाई उसने ही क्लियर ऑल इज डेप्ट बाई पेइंग 13,310 रुपए।
थर्ड ईयर के एंड में उसने 13,310 रुपए पे करके अपना कर्जा चुका दिया। व्हाट वॉज द मनी ही बोरोड, तो उसने कितना पैसा उधार लिया था, ये बताइएगा। काफी बेसिक सवाल है। एक आदमी ने पैसा उधार लिया 3 साल के लिए, लेकिन उसने एक साथ नहीं चुकाया, उसने सेकेंड ईयर के एंड में 8470 रुपए चुका दिया, तीसरे साल के एंड में 13,310 रुपए चुका दिया और उसका कर्जा उतर गया। तो आपसे पूछा उसने कितना कर्जा लिया था। ब्याज की दर 10% है, यानी कि 1/10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 11/10। अब देखिए इस सवाल को भी आप चेन मेथड से कर सकते हो, पर यहां डाटा बहुत आसान है। एक बात बताओ, एक आदमी ने 2 साल बाद 8470 रुपए चुकाया। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 है तो इस बात का क्या मतलब है, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। अगर 1 साल का 11/10 है तो 2 साल का क्या होगा, 2 साल का होगा कि अगर आप आज 100 रुपए उधार लेते हो तो 2 साल बाद 121 चुकाना होगा। थोड़ी बुद्धि लगाए, मजा आ जाएगा आपको इस सवाल में। अगर आज आपने 100 उधार लिए हैं तो 2 साल बाद 121 चुकाने होंगे, यही मतलब है ना। 100 का कर्जा 2 साल बाद 121 बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। आपने 2 साल बाद 8470 रुपए चुकाया है, तो 121 की वैल्यू सवाल में 8470 है। कितने गुना है, 70 टाइम्स है, 70 टाइम्स, यानी कि आपने कर्जा कितना लिया होगा, 7,000। आज आपने प्रेजेंट में 7,000 रुपए कर्जा लिया होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये तो बहुत बढ़िया बात बताई। आपने तीसरे साल के एंड में 13,310 रुपए जमा करें। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 है, तो 3 साल का कितना होगा, 10 का क्यूब रेशियो 11 का क्यूब। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। आज अगर 1,000 रुपए कर्जा लोगे तो 3 साल बाद 1331 चुकाना होगा। आपने चुकाया कितना, 13,310, 10 गुना, तो 1,000 की वैल्यू भी 10 गुना हो जाएगी, 10,000 रुपए। आप बोलोगे जी सर, यानी कि प्रेजेंट अभी आपने 10,000 रुपए कर्जा लिया है, तो यानी कि 7,000 ये चुकाया है, 10,000 का कर्जा ये चुका है, तो आपने टोटल कितना उधार लिया था, टोटल आपने 17,000 रुपए उधार लिया था। ये इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। सेम सुजामन भाई, सेकेंड ईयर में भी तो 10% ब्याज लगेगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है। काफी अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताइएगा जल्दी से। करो सवाल नंबर 88। अच्छा हो गया, सवाल खत्म क्या। हाँ जी, ये बताइएगा जल्दी से। ना पवन, रवि। पवन कह रहे सर जी आप उदास क्यों हैं। देखिए पवन, मैं उदास इसलिए हूं कि वीकेंड तो हर वीक आ जाता है लेकिन अच्छी फिल्म नहीं आती। अब मुझे 2-3 ही तो शौक हैं। बढ़िया फिल्म आए तो थोड़ी देर फैमिली के साथ बाहर चले जाएं, फिल्म देख लें, कुछ खा पी लें। अब फिल्म ही नहीं आती हैं। मुझे लग रहा है कि बॉलीवुड वालों को तोप पे रख के उड़ाना पड़ेगा। हॉलीवुड वाले भी बर्बाद हो चुके हैं। अब साउथ वाले बेचारे हैं, अब छोटे छोटे राज्य हैं, थोड़ी फिल्में बना पाते हैं। इस वजह से आई एम वेरी उदास। अजीत कह रहे सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आप सीजल का पेपर क्यों नहीं देते। ये अजीत, सीजल का पेपर और अच्छे पढ़ाने का क्या कनेक्शन है, बताइए जरा हमें। क्या सीजल का पेपर देने वाला और सीजल का पेपर निकालने वाला या एक इंस्पेक्टर या सीजल का रैंक 1 क्या हमारी तरह पढ़ा सकता है, बताओ। क्या तुम्हें झेल सकता है वो, क्या हमारी तरह सिलेक्शन दिलवा सकता है वो।
है भाई। आप पिछले 2 साल में भारत के किसी भी सीजीएल के डिपार्टमेंट में घुस जाइए और वहां किसी भी फ्रेश लड़के से पूछ लीजिए किससे पढ़े हो, तो 70% सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हमारे मिलेंगे, 70%। दिल्ली में इस टाइम जितने लोग लड़कों की एक्साइज की ट्रेनिंग खत्म हुई है, 80% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे हैं दिल्ली में। पर्सनली मैं सबसे मिला हूं, पूरी खट्टी भीड़ से। ऐसे ही थोड़ी ना है, लोग इतना मार्केटिंग करते हैं, दुनिया भर का ऐड लगाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं, यहां ऐड लगा दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। मुझको कुछ करते देखा है भाई? जब भी हमारा बैच आता है तो हम सिंपल सी बात बोल देते, 5 मिनट की वीडियो बना के, भाई ये है, जिसको लेना है ले लीजिए, जिसको पढ़ना है आ जाइए, वरना रहने दीजिए, सिंपल सी। नहीं, हम यूट्यूब पे बहुत ज्यादा बसड़बाजी ड्रामा करते हैं। यूट्यूब पे बहुत सिंपल मिनिमम कंटेंट, कोई इंफॉर्मेशन होगी तो 1-1.5 मिनट में बता देंगे या फिर पढ़ाएंगे। बाकी लोग नोटिफिकेशन में आएगा तो 2-2 घंटे तक आके बकैती करते रहते, 2-2 घंटे तक बकवासबाजी खींचते रहते हैं। क्या मतलब है? मैं जाऊंगा सिंपल सा, 1.5-2 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं होगा, भाई ये नोटिफिकेशन, इतनी वैकेंसी, बात खत्म, जाइए। सुमित कह रहे सीजीएल में पैसा खूब कमाते सर आओ। अरे भैया, ये पैसे के पीछे नहीं भागना, भगवान ने बहुत दिया है, बहुत कृपा है, पेट एकदम फुल है, ऐसे गलत काम ना करवाइए हमसे। चलिए आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। 88 नंबर। गौतम कह रहे हैं सर बिगिनर्स के लिए स्लो पढ़ाई। गौतम, सभी तो बिगिनर हैं, हर महीने 10,000 बिगिनर आ रहा है, तुम कोई नए बिगिनर हो क्या? चैप्टर खत्म हो रहा है, बताओ भैया, 2 सवाल बाकी है चैप्टर खत्म होने में, ये कह रहा स्लो पढ़ाइए। ये तो भैया हीरो मर चुका है। तो क्या कह रहा, नहीं क्लाइमैक्स ही बदल दीजिए। चलिए सवाल नंबर 88, क्वेश्चन है, ए पर्सन बोरोड ए सम ऑफ 30,800 रुपए 10% पर एनम फॉर 3 years एट इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। एक आदमी ने 30,800 रुपए उधार लिए हैं बच्चे 10% के हिसाब से 3 साल के लिए, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है। एट द एंड ऑफ 2 year के एंड में उसने 13,268 रुपए पे कर दिया, ठीक है। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के एंड में उसने एक्स रुपए पे किया है अपना कर्जा उतारने के लिए, अपना डेप्ट क्लियर करने के लिए। तो एक्स का मान क्या है? बड़ा ही बेसिक सवाल है बच्चों। देखिए स्टूडेंट, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर किसी आदमी ने 30,800 रुपए उधार लिए, ब्याज की दर 10% है। क्या आपको दिखाई दे रहा है अब क्लास फिर से? ये क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन हो गया था क्या है भाई? जैसे एक आदमी ने 30,800 रुपए का कर्जा लिया है, मैं फिर से बता देता हूं इस सवाल को, बहुत ही बेसिक सवाल है दोस्त। हाँ,
अब लाइव है ना दोबारा से। एक आदमी ने 30,800 रुपए का कर्जा लिया है 10% पर एनम के हिसाब से 3 साल के लिए। 2 साल के एंड में उसने 13,268 चुका दिया, तो थर्ड ईयर के एंड में उसने अपना कर्जा पूरा खत्म करने के लिए कितना पैसा चुकाना चाहिए, ये सवाल है। तो अगर 30,800 कर्जा लिया है, ब्याज की दर 10% है, 2 साल में 21% ब्याज होगा। 1 साल का ब्याज 10% है, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 21% होगा। यानी कि 30,800 रुपए अगर कर्जा लिया तो 2 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 121%। 30,800 रुपए का 121% कितना होता है, 37,268 रुपए। ये आपका 2 साल के बाद अमाउंट होगा A2। अब इसमें से आपने 13,268 रुपए चुका दिया, घटा दोगे तो बचा कितना, 24,000। यानी कि आपका कर्जा अब केवल 24,000 रुपए बचा, क्योंकि इतना आपने चुका दिया है, 24,000 कर्जा बचा। अब इस 2 साल के एंड में केवल इतना कर्जा है। अब इस पे 1 साल का ब्याज फिर से लगेगा ना 10%, क्योंकि 3 साल के एंड में आपको कर्जा खत्म करना है, 3 साल बाद क्लियर करना है। तो 24,000 रुपए पे 10% आपका ब्याज और लगेगा, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 26,400 रुपए हो जाएगा। तो थर्ड ईयर के एंड में आपका डेप्ट 26,400 है, क्लियर करने के लिए आपको 26,400 रुपए चुकाना होगा। ये आंसर है। सवाल को ढंग से पढ़ो कुमार, ढंग से पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ते हैं, मैं फिर से बता देता हूं, चलो सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। ए पर्सन बोरोड ए सम ऑफ 30,800 एट 10% पर एनम फॉर 3 years, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। एक आदमी ने 30,800 रुपए उधार लिया है, 10% पर एनम के हिसाब से उधार लिया है, 3 साल के लिए लिया है। एट द एंड ऑफ 2 year ही पेड ए सम ऑफ 13,268। लेकिन 2 साल के एंड में उसने 13,268 रुपए चुका दिया। थर्ड ईयर के एंड में उसने x रुपए देके अपना कर्जा खत्म कर लिया। तो बताओ x का मान क्या है। तो भाई एक आदमी ने 30,800 रुपए का कर्जा लिया था, अगर ब्याज की दर 10% है, 2 साल का ब्याज 21% होगा 2 साल का। तो आप मुझे बताओ 2 साल बाद अमाउंट क्या होगा। 2 साल बाद अमाउंट ये होगा, इसका 121% निकालेंगे, ये आएगा, तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। 121 की 300 में गुणा करेंगे 36300, फिर 121 की 8 में गुणा करेंगे 968, तो टोटल कितना हो जाएगा, 68, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 6 1 7, 37,268 ये हो जाएगा मेरे प्यारे भी। 2 साल बाद आपका 2 साल बाद अमाउंट ये हो जाएगा। इसमें से आपने 13,268 चुका दिया। जब 13,268 आप इसमें से चुका दोगे हैं भाई, तो कर्जा बचेगा कितना, 24,000 रुपए बचेगा कि नहीं। यानी कि 2 साल के बाद आपका कर्जा अल्टीमेटली केवल 24,000 रुपए ही है। अब आपसे पूछा थर्ड ईयर के एंड में x रुपए पे करके कर्जा खत्म कराए, तो 24,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज और लगना है ना। 2 साल और 3 साल के बीच में 1 साल का गैप और है, तो इस 24,000 पे आपका 1 साल का ब्याज यानी कि 10% और लगेगा। 24,000 का 10% 2,400 रुपए होता है, तो यानी कि 26,400 हो जाएगा। तो थर्ड ईयर के एंड में जो आपका डेप्ट होगा 26,400 होगा। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपको थर्ड ईयर में 26,400 रुपए पे करने होंगे। आप इस सवाल में 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, क्योंकि फाइनली आपको 10% बढ़ाना है, तो 11 का मल्टीपल आंसर आएगा। बिल्कुल सही इस्माइल, चेक कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अगला सवाल करेंगे मेरे दोस्तों यहां पे 89 नंबर, जल्दी करो भाई, इतना समय नहीं है। यस, दिस इज खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन बाई ऑप्शन ये बहुत आसान है, लेकिन सॉल्व करना काफी खतरनाक है। ये प्री के पेपर का पूछा हुआ है सवाल दोस्तों, 2020 के प्री के एग्जाम का ही पूछा हुआ सवाल है। सुनो, अतुल ने 12,000 रुपए उधार लिए और उसने एग्री करा कि वो 4,800 रुपए पे करेगा फर्स्ट ईयर के एंड में और 9,240 रुपए पे करेगा सेकेंड ईयर के एंड में। व्हाट द रेट ऑफ कंपाउंड टेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंड टेस्ट कितना है अगर एनुअली कंपाउंड करते। अतुल ने 12,000 रुपए उधार लिए मेरे दोस्तों, और उसने मेरे दोस्तों ये एग्री किया कि मैं कर्जा चुकाऊंगा अपना, रिपे करूंगा मैं अपने लोन को, लेकिन इकट्ठा नहीं दूंगा,
एक साल बाद मैं 4800 रुपए दूंगा और सेकंड ईयर के एंड में मैं 9240 रुपए दूंगा, मेरा कर्जा उतर जाएगा भाई। तो आपसे पूछा है कि बताओ क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो R% मान के करना होगा कि माना रेट R% है, फॉर्मूला लगाते जाना है, कैलकुलेशन काफी ज्यादा है। तो इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका है बाय ऑप्शन। जो ऑप्शन इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हम सबसे पहले इजी क्वेश्चन से पिकअप करेंगे, इजी क्वेश्चन से। तो वन ऑफ द इजी ऑप्शन इज 10%। 10% इज द इजीएस्ट ऑप्शन, तो हम इससे पिक करते हैं। तो जैसे किसी आदमी ने स्टूडेंट 12,000 रुपए उधार लिया, 12,000, ब्याज की दर 10% है, तो एक साल में 12,000 का 10% कितना होता है, 1200 रुपए। तो एक साल बाद जो उसका कर्जा है कितना हो जाएगा, 13,200 हो जाएगा एक साल बाद। लेकिन इस 13,200 में से अगर 4,800 रुपीज आप रिपे कर दोगे, अपना लोन चुका दोगे, तो बचेगा कितना कर्जा है भाई, 8,400 बचेगा। आप बोलोगे जी सर 8,400 रुपए बचेगा, आप बोलोगे हाँ जी करेक्ट। तो 8,400 रुपए पर फिर से आपका 10% ब्याज लगेगा, फिर से 10% ब्याज लगेगा। ब्याज की दर तो 10% है ना, तो 8,400 का 10% होता है 840। तो 840 जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9240 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो क्या सेकंड ईयर के एंड में आपका कर्जा 9240 हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। कुछ सवाल सीआई के जरूर ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से करने ही बेस्ट होते हैं रादर देन उनको सॉल्व करने के। ये इसका उत्तर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। 10 नहीं होता तो हम 12 चेक करते, 12 नहीं होता तो 8 चेक करते, लेकिन इतना टिपिकल आसान डाटा है, सब कुछ कोई भी डेसिमल में नहीं है, तो 10 ही आंसर होना चाहिए था। चलिए अगला सवाल करेंगे, लास्ट 90 नंबर करो। A person invested two equal sums, one at simple interest and another at compound interest at the same rate for 2 years। सवाल में ये दे रखा है मेरे प्यारे भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है कि एक आदमी ने दो इक्वल धनराशि इन्वेस्ट की है, एक सिंपल इंटरेस्ट पे और दूसरी कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए सेम रेट से। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, द रेशियो ऑफ द अमाउंट एट कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट आर 529 रेशियो 520, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल बेसिक सवाल है। सवाल में दे रखा है 2 साल के बाद चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज पर मिश्र धन का अनुपात ये है। भैया ये किसका रेशियो है, अमाउंट का रेशियो मेरे दोस्तों, अमाउंट का। 2 साल के बाद ये अमाउंट का रेशियो है। ये अमाउंट का रेशियो अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट के पे है, ये अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पे है। तो आपसे पूछा है ब्याज की दर क्या है, करो। ये आपका क्वेश्चन है, करिए दोस्तों। सवाल ये है कि एक आदमी ने 2 समान धनराशि इन्वेस्ट करी है 2 साल के लिए, सीआई पर और एसआई पर। 2 साल के बाद सीआई पे और एसआई के पे जो अमाउंट हो रहा है उस अमाउंट का रेशियो क्या है, ब्याज की दर क्या होगी। तो मेरे प्यारे भाई अगर इस सवाल को आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का तरीका तो ऐसे सवालों को होता है R% मान के कि माना ब्याज की दर R% है, क्योंकि कोई फॉर्मूला तो है नहीं। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के बाद अमाउंट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के बाद अमाउंट होगा मेरे दोस्तों ये होगा। सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के बाद अमाउंट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के बाद अमाउंट ये होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 2 साल के बाद अमाउंट ये होगा, यही होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। 1 साल का ब्याज R% है, 2 साल का ये है, ठीक है। आप बोलोगे जी सर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल बाद अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल अमाउंट है, फॉर्मूला लगाएंगे। ये किसके बराबर है, 529/520 के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तब आपका आंसर आएगा। ये इस सवाल को करने का बेसिक तरीका। लेकिन बेसिक तरीकों को चूल्हे में जान दो, इसको मत देखो। बेस्ट तरीका इस टाइप के क्वेश्चन को करने का है ऑप्शन से। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर है। 2 साल बाद अमाउंट 529 है, 529 किसका स्क्वायर होता है, 23 का। तो मैं देखती समझ गया ये ऑप्शन आंसर है, बात खत्म, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है।
ए ऑप्शन अगर आप मानोगे 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होते है 3/20, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा जी 23/20। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/20। अगर 15% आपकी ब्याज की दर है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 23/20 होगा। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 400 है, 20 का स्क्वायर 400, तो अमाउंट कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे 529, अमाउंट 529 होगा 529। क्लियर है? तो ये एक ही अकेला ऑप्शन है जहां अमाउंट 529 आ रहा है। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट पे क्या अमाउंट होगा भाई? 20 स्क्वायर रेशियो 23 स्क्वायर। अगर आपका प्रिंसिपल 400 है दोस्तों, अगर आपका प्रिंसिपल 400 है, ब्याज की दर 15% है, ब्याज की दर 15% है, तो मेरे प्यारे में 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 15%, 2 साल का 60%। तो 400 का 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 15%, 2 साल का 30%। तो 400 का 30% 120 होगा। तो 400 में 120 ऐड करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट के बाद अमाउंट कितना बन रहा है? 520 बन रहा है। हां जी बन रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यही करेक्ट है। अगर प्रिंसिपल 400 है तो 15% के हिसाब से 2 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 520 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बात सही है, बिल्कुल करेक्ट, ये बेस्ट ऑप्शन है। आगे चलेंगे, अगला सवाल 91 नंबर। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भी, जवाब दीजिए कौन करेगा इस सवाल को। चलिए, बिल्कुल बेसिक सवाल है, कोई भी बच्चा कर लेगा मेरे दोस्तों। सवाल है, रवि इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट द रेट ऑफ 2% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 1 year and Rakesh invested the same amount for 2 years at 3% per annum simple interest. If the ratio of the interest earned in is 23:60, then what is the value of R? R का मान क्या होगा? जवाब दीजिएगा, करिए जल्दी से। रवि ने 1 साल के लिए 2% की दर से अर्धवार्षिक संयोजित कुछ राशि का निवेश किया। राकेश ने 2 साल के लिए 3% की दर से मेरे दोस्तों ये निवेश किया। तो आपसे पूछा है यहां से, यदि ब्याज का रेशियो 23:60 है तो आर का मान क्या होगा? करो। तो जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर आएगा। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में 23 चाहिए। 23 कौन से कंपाउंड टेस्ट में मिलेगा? सी ऑप्शन में मिलेगा। बस बात खत्म। कैसे? देखिए, रवि ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, 1 साल के लिए।
ब्याज की दर 2R है। अगर मैं R को 30 मानता हूं तो ब्याज की दर 2R यानी कि ब्याज की दर है 60% पर एनम। यानी आपने पैसा 1 साल के इन्वेस्ट करा है, लेकिन आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो। हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी कि नहीं। ब्याज अगर 60% 1 साल में तो 6 महीने में 30% होगा, तो 30 और 30 का सक्सेसिव कितना होता है? 69% होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो 69% आएगा। आर मैंने 30 माना है तो 3R कितना हो जाएगा? 90%। तो 90% के हिसाब से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, राकेश ने सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करा ना, 90% के हिसाब से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 180% आएगा। तो रेशियो कितना आ रहा है? क्या रेशियो 30:60 आ रहा है? हां जी आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? मेंटली आप ये सवाल कर सकते हैं बिना कलम उठाए, बस आपको थोड़ा बहुत डाटा पता होना चाहिए कि 30 में 69 आता है और 69 का ही एक फैक्टर 23 है। खत्म। चलिए, तो इसी के साथ मेरे प्यारे भाई ये चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपका पूर्णतः समाप्त होता है। सिंपल इंटरेस्ट भी आपका हो चुका है दोस्त, और मैंने आपको 500 से ज्यादा क्वेश्चन कराए हैं CISI में। ठीक है भाई, एक भी ऐसा टाइप नहीं है जो मैंने आपको ना करवाया हो। अब नेक्स्ट क्लास से हम जो इंस्टॉलमेंट शुरू करेंगे। ठीक है दोस्त, चलो बाय।